तो चलिए, इससे पहले हम लोग कहां पर थे तो अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक का जो है चतुर्दश शिलालेख के बारे में दोस्त बताना था। प्रीवियस लेक्चर में हमने अशोक के बारे में बताया था कि कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का काल आया, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आया, बिंदुसार का बेटा अशोक था, सुसीम था, ठीक है, कौन था, सुसीम, ठीक है। सुसीम जो है ना वह कश्मीर विद्रोह को नहीं दबा पाया, जबकि अशोक जो है जाकर के कश्मीर विद्रोह को दबा दिया। और इसकी जानकारी जो है वह कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है, ठीक है। तो यह सब बात को क्या किए थे, बता दिए थे। अशोक के बारे में पढ़ रहे थे कि अशोक का जन्म कब होता है, 304 बीसी पूर्व होता है। उसके बाद में इसका राज्यभिषेक कब होता है, 269 बीसी पूर्व होता है। और इस राज्यभिषेक के 8 साल बाद क्या करता है, तो यह जो है नंद राज के ऊपर आक्रमण करता है और उसके बाद में विजयी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में विजयी हो जाने के बाद कहते हैं ना कि आज के बाद हम तलवार नहीं उठाएंगे ठीक है, आज के बाद तलवार हम लोग क्या करेंगे, नहीं उठाएंगे। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। निगलोत भतीजा था, उसी से शिक्षा लेते हैं और उपगुप्त के कहने पर क्या करते हैं, तो यह जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। यह सब बात को बताए थे। अशोक क्या था, तो अशोक जो है ना वह धम्म महाधम्म यात्रा को क्या किए, बढ़ाया। धम्म नीति मतलब सीधा बात बताते हैं कि धम्म नीति को बढ़ाया, मतलब धर्म को मानने वाला को ज्यादा यह बढ़ा दिया अशोक, ठीक है। लास्ट में बहुत अच्छे व्यक्ति अशोक बन गए। उसके बाद में अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ रहे थे। तो अशोक जो है ना शिलालेख में क्या बताया है, तो अपने आप को जो है देव नाम प्रियदर्शी कहा है, ठीक है, कि हम जो है ना देवों की तरह है। समझ में आ रही है बात। और अशोक शब्द जो है वह 4 जगह लिखा हुआ मिला था। पहला था आपका गुर्जरा जो एमपी में पड़ता है। उसके बाद में मास्की, उदय गोलान और नैनतूर। मास्की, उदय गोलान और नैनतूर जो है वह कर्नाटका में पड़ता है, जबकि एमपी गुर्जरा जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में भबरू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध सम्राट बताया है। और भबरू अभिलेख कहां पर मिला, तो यह राजस्थान में मिला। उसके बाद में रुमनदेही अभिलेख जो है, इसमें जो है अर्थशास्त्र की बात हो गई है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात है, मतलब कि अशोक की चर्चा नहीं होकर के पैसा वगैरह की चर्चा है। और यह रुमनदेही अभिलेख कहां पर मिला, तो यह नेपाल में मिला। यह सब बात बता दिए थे। उसके बाद में फिर हमने बताया था कि कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने बताया है क्या, तो कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने बताया है कि हमारी 5 पत्नियों में जो कारू बाकी थी ना, वह कैसे गरीबों में दान देती थी। और यह कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ने क्या क्या किया था, इलाहाबाद ला करके स्थापित कर दिया था, ठीक है। इलाहाबाद स्थापित कर दिया था। इसके अलावा जो है ना आपका हरियाणा और महाराष्ट्र का अभिलेख जो है वह फिरोज शाह तुगलक उठा करके दिल्ली के तुगलकाबाद में ला करके स्थापित कर दिया था। और दिल्ली का आपका अकबर जो है ना, मुगल काल का अकबर जो है वह किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। समझ में आई बात। तो यह सब बात जो है बता दिए थे। इसके अलावा जो है ना सर एक कुना अभिलेख मिला था अफगानिस्तान में, जो 2 भाषा में थी, ग्रीक और आर्यमाइड। और इसके अलावा बिहार में भी क्या हुआ है, मिला है चंपारण में, ठीक है। कौन अभिलेख मिला है, तो यहाँ पर मिला है आपका लौरिया नंदन, लौरिया रलेलाज और रामपुरवा अभिलेख। यह कहाँ पर मिला, तो यह चंपारण में मिला, ठीक है। बिहार के धरती चंपारण से ही महात्मा गांधी क्या किए थे, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे 1917 में, ठीक है। तो यह बात बताए थे कि कैसे 1915 में भारत आए। उसके बाद में कैसे गोपाल कृष्ण गोखले से मिल करके 16 में जो है ना साबरमती मठ का स्थापना करने के पीछे क्या रीजन था, 17 में कैसे यह चंपारण आते हैं, चंपारण में क्या व्यवस्था थी, सब यह बताना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वहां से सवाल तो आता ही है। समझ में आ रही है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज जो है ना अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, बेहतर होगा कि सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। इससे जो है ना सबसे ज्यादा नफरत है छींक से और खांसी से, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करिएगा, बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। चलिए, जब पढ़ाने बैठिएगा ना तो छींक, उसके बाद में खांसी ससुर का एक्चुअल में आता ही आता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ध्यान से समझते चलिएगा। अशोक के बारे में बता रहे थे, अब हेडिंग लगाइएगा क्या, अशोक का शिलालेख के बारे में, ठीक है। अशोक के क्या करिएगा, शिलालेख के बारे में हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। अशोक का शिलालेख, ठीक है। अशोक के क्या करिए, शिलालेख के बारे में हेडिंग लगा लीजिए और चतुर्दश शिलालेख की। समझ में आ रही बात, 1 मिनट। अशोक का चतुर्दश शिलालेख, यह सब बात बता दिए थे। चलिए, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। तो अशोक का क्या करिए, अशोक का चतुर्दश शिलालेख को लिख लीजिए। चतुर्दश शिलालेख, चतुर्दश, ठीक है। चतुर्थ 10 होता है ऐसे, चतुर्थ 10, समझ में आ रही है बात। चतुर्थ ऐसे नहीं, ठीक है। चतुर्थ
10, चतुर्दश का मतलब 14 अभिलेख, चतुर्थ 10 अभिलेख, ठीक है, चतुर्दश अभिलेख। चतुर्दश अभिलेख कौन कौन है, और यहां से कभी कभी देखते हैं ना तो सीधे जो है सवाल पूछ देता है कि पहला शिलालेख में क्या है, दूसरा शिलालेख में क्या है। तो चलो 14वें शिलालेख को क्या करते हैं, अब निपटा लेते हैं, ठीक है। तो पहला शिलालेख इस तरह से, पहला शिलालेख में क्या है, अहिंसा की बात किया गया है। अशोक का पहला शिलालेख में क्या है, तो अशोक के पहला शिलालेख में अहिंसा की बात किया गया है। दूसरा शिलालेख में क्या है, तो दूसरा शिलालेख में जो है ना आपका, एक मिनट, आंख से पानी काहे आने लगी जी, अभी ठीक हुआ उसके बाद में, ठीक है। पहला जो है अहिंसा हो गया, उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या लिखिएगा, अहिंसा, उसके बाद में दूसरा क्या लिखेगा, तो इसमें जो है ना दक्षिण भारत के इतिहास की क्या है चर्चा है, चेर चोल पांड के बारे में क्या है यहाँ पर चर्चा है, ठीक है। तो लिख लीजिए दूसरा जो है ना दक्षिण भारत इतिहास की चर्चा, अहिंसा, दक्षिण भारत इतिहास की चर्चा। दक्षिण भारत इतिहास की चर्चा किसमें है, तो इसी में है, समझ में आ रही है बात, चेर चोल पांड, समझ में आ रही है। तो चेर चोल पांड, दक्षिण भारत के इतिहास में कौन आ जाएगा, तो चेर आ जाएगा, चोल आ जाएगा, उसके बाद में पांड आ जाएगा, ठीक है, सत्यपुत्र आ जाएगा, सत्यपुत्र, ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका वगैरह के भी क्या है इसमें चर्चा है, समझ में आई। उसके बाद में तीसरा हो गया क्या, तो तीसरा में 3 अधिकारी की चर्चा है, समझ में आ रही है। 3 अधिकारी, 3 अधिकारी कौन कौन है, तो 3 अधिकारी हो जाएगा प्रदेशक, युक्तर और राजक, ठीक है। 3 अधिकारी, 3 अधिकारी कौन कौन है, तो प्रदेशक, प्रदेशक, राजुक, राजुक, और उसके बाद में युक्तक, ठीक है, युक्तक, समझ में आई बात। अहिंसा, इसी में चिकित्सा की भी बात है जी, दूसरा में जो है ना चिकित्सा की बात भी इसी में है, लिख लीजिए, कभी कदाल पूछ देता है। और चिकित्सा साथ साथ जो है दक्षिण भारत का इतिहास की भी चर्चा दूसरा अभिलेख में है, ठीक है। तीसरा में क्या है, 3 अधिकारी की चर्चा है, और चौथा में क्या है, तो चौथा में धम्म महामात्र की चर्चा है, ठीक है। चौथा में क्या है, तो चौथा में है आपका धम्म महामात्र, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चौथा में क्या है, तो चौथा में धम्म महामात्र बोल रहे, चौथा में भैरी घोष की चर्चा है, युद्ध नीति, ठीक है। चौथा में क्या है, तो भैरी घोष, ठीक है, भैरी घोष। आज जानते हैं लेक्चर खराब हो जाएगी क्योंकि पहले ही जो है छींक आ गई है और इससे सख्त नफरत है, ठीक है। भैरी घोष, और भैरी घोष का मतलब क्या होता है, युद्ध नीति, ठीक है। युद्ध नीति की चर्चा किसमें है, तो युद्ध नीति की चर्चा जो है ना आपका अशोक के चौथा शिलालेख में है, ठीक है। इसी में धम्म घोष की भी चर्चा है, धर्म नीति की चर्चा है। उसके बाद में 5वां लिख लो, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। और 6ठा में लिख लीजिए कि जन कल्याण के लिए अधिकारी जो है ना वह मिल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि कल्याण करने के लिए लोगों का अधिकारी जो है हमसे आकर के मिल सकते हैं। तो जन कल्याण, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अधिकारी मिल सकते हैं, जन कल्याण के लिए अधिकारी मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते है, ठीक है। जन कल्याण के लिए अधिकारी मिल सकते हैं। 7वां में क्या है, तो 7वां में जो है ना आपका धार्मिक समन्वयन की चर्चा है, ठीक है। 7वां अभिलेख में धार्मिक समन्वयन की चर्चा है, लिख लो, धार्मिक, धार्मिक समन्वयन, समन्वयन होता है, समन्वयन, समन्वयन, ठीक है। धार्मिक समन्वयन की चर्चा किसमें है, 7वां में है। और 8वां में क्या है, तो 8वां में जो है ना वो आपका धम्म यात्रा की चर्चा है, धम्म महामात्र हो गया, अब धम्म यात्रा की चर्चा है, ठीक है। धम्म यात्रा की चर्चा किसमें है, तो धम्म यात्रा की चर्चा 8 में है। और 9 में क्या है, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक की चर्चा है, ठीक है। छोटे मोटे त्योहार पर रोक की चर्चा किसमें है, तो 9वां शिलालेख में है। इसलिए बता रहे हैं ना इतना डिटेल में कि कभी कभी यहां से भी सवाल सीधे उठा करके डाल देता है। छोटे मोटे त्योहार पर रोक, छोटे मोटे त्योहार, छोटे मोटे त्योहार पर रोक, ठीक है, छोटे मोटे त्योहार पर रोक। और 10वां में क्या है, तो 10वां में जो है ना यात्रा का महत्व, धम्म यात्रा का महत्व, ठीक है, लिख लीजिए, धम्म, धम्म यात्रा, धम्म यात्रा का महत्व, समझ में आ रही है बात, धम्म यात्रा का महत्व। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो 11 में लिख लीजिए आप कि स्त्री मोह माया की चर्चा किसमें है, तो स्त्री मोह माया की चर्चा जो है ना आपका 11 में ना, स्त्री मोह माया की चर्चा 12 में है। 11 में तो है गरीबों को नहीं सताए, ब्राह्मण को नहीं सताए, ठीक है, अधिकारी ब्राह्मण को नहीं सताए, 11 में है। अधिकारी, अधिकारी ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया, और गरीबों, गरीबों को न सताए, गरीबों को
न सताए। समझ में आ रही है बात। यह लिखा गया है 11वां में। 12वां शिलालेख में क्या लिखा गया है, तो 12वां शिलालेख में लिखा गया है आपका स्त्री मोह माया की बात कही गई है, ठीक है। स्त्री मोह माया की चर्चा, स्त्री मोह माया की चर्चा समझ में आ रही है बात। तो स्त्री मोह माया की चर्चा किसमें है, तो अशोक के 12वां शिलालेख में। अशोक के 12वां शिलालेख में क्या है, तो स्त्री मोह माया की चर्चा है, ठीक है। आप जानते हैं ना कि नागिन के फन 2 है, नारी के फन 20, नारी डसे एक बार लेकिन जिए 20 बिसा 20। समझ में आई बात, बोलिए। नागिन के फन 2 है, ठीक है, नारी के फन 20, काटे से फिर ना जिए, जिए 20 बिसा 20, ठीक है। स्त्री मोह माया, स्त्री मोह माया की चर्चा किसमें है, 12 में है। और उसके बाद में 13 में क्या है, कलिंग युद्ध की जानकारी। कलिंग युद्ध के जानकारी की चर्चा किसमें है, 13वां शिलालेख में है। लिख लीजिए, कलिंग कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी 13वां शिलालेख में। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 में क्या है, 14 में है शिलालेख लिखने की आदेश। शिलालेख लिखने की आदेश, शिलालेख लिखने की आदेश। जो स्त्री मोह माया में पड़ेगा वह सर्वनाश हो जाएगा जी। समझ में आई बात। महात्मा बुद्ध भी कहे थे, महावीर स्वामी भी कहे थे। बोलिए, महावीर स्वामी तो सीधे बोल दिए कि यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं ना तो शादी विवाह करिए ही नहीं। समझ में आ रही है बात, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, आप अच्छा करिएगा, और नहीं तो दिक्कतें हो जाएगा। समझ में आई बात। वही स्त्री मोह माया की चर्चा यहाँ पर भी किया गया है। अशोक के 12वां शिलालेख में स्त्री मोह माया की चर्चा। इसीलिए तो हम बोले हैं कि नागिन के फन 2 है, नारी के फन 20, ठीक है। नारी काटे एक बार, ठीक है, जिए 20 बिसा 20, ठीक है। काटे से फिर ना जिए, जिए 20 बिसा 20। यदि काट ली तो फिर अगर जी भी रहे हो ना तो 20 बिसा करके ही जियोगे। समझ में आई बात। तो अशोक के चतुर्दश शिलालेख की समझ में आई। चतुर्दश शिलालेख अभिलेख लिखा दिए हैं। चतुर्दश शिलालेख, चतुर्दश शिलालेख में क्या क्या लिखा गया है, तो चतुर्दश शिलालेख में यही तो बात लिखा गया है। अहिंसा की चर्चा पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख में चिकित्सा दक्षिण भारत के इतिहास की चर्चा इसी में है। उसके बाद में 3 अधिकारी जो है ना, 3 अधिकारी की चर्चा तीसरा में है, प्रदेशक राजू युक्तक, और चौथा में भैरी घोष युद्ध नीति की बात है। 5वां में जो है ना धम्म महामात्र, और 6ठा में जन कल्याण के लिए उत्तराधिकारी मिल सकते हैं। 7वां में धार्मिक संवेदन की चर्चा है, धम्म यात्रा की चर्चा। 9वां में छोटे मोटे त्यौहार पर रोक, और 10वां में धम्म यात्रा का महत्व। 11 में अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 12 में स्त्री मोह माया की चर्चा है, और 13 में कलिंग युद्ध की जानकारी। और 14 में क्या लिखा गया है, तो 14 में जो है ना आपका लिखा गया है शिलालेख लिखने का आदेश, ठीक है। इसको मिटा दे। बोलिए, अब जो है ना अशोक के बारे में कुछ बात, छंद बात रह गई है, ठीक है। और अशोक जी समाप्त होने के कगार पे आ गए हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। बोलिए, अशोक के बारे में समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तब तो दिक्कत ही। सब तो कहानी है जी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो देखो एक और अभिलेख मिला है आपका मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। यह मिला है पाकिस्तान में, ठीक है। यह अभिलेख पाकिस्तान में मिला है, जो अशोक के यह चतुर्दश शिलालेख से बहुत ही अलग है। लिख लीजिए नोट में बात डाल करके। यक्ष याक्षिणी का मूर्ति, सांची का स्तूप, यह सब अशोक के समय ही बनाया गया था। लिख लो नोट में बात डाल करके कि मानसेहरा 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 एवं शहबाजगढ़ी शहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ मिला है, तो अभिलेख जो है ना यह मिला है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। जो चतुर्दश शिलालेख से बिल्कुल भिन्न है, चतुर्दश शिलालेख से बिल्कुल भिन्न। यह मिला कहाँ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी अभी इस्लामाबाद है। उस समय गंधार यह पड़ता था और राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, ठीक है। तो अभिलेख पाकिस्तान में मिला है। और लिख लो यहाँ पर कि यह सब जो है ना चतुर्दश अभिलेख से बिल्कुल अलग है। चतुर्दश अभिलेख से बिल्कुल अलग, चतुर्दश अभिलेख से बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है, अलग है। समझ में आई बात। तो मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान के में मिला है, और यह चतुर्दश अभिलेख से क्या है, बिल्कुल अलग है। उसके बाद में देखो एक अशोक के बारे में और बात बताए। अशोक जो है ना यह तो धम्म नीति को बढ़ाया ही, धर्म को मानने वाला बढ़ाया ही, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद में यह धम्म नीति को अच्छा से बढ़ाए। उसके बाद बताते हैं ना कि अशोक का बहुत अच्छा नीति था, स्वयं पर आधारित वाला नीति जो है ना यह बहुत बढ़िया था अशोक का। जियो और जीने दो, यह दूसरा है जी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है ना, बड़ों का आदर करो, माता पिता का आज्ञा का पालन करो। समझ में आई बात। यह अशोक ने बात बताया है। तो धम्म में क्या है, महत्व को अशोक ने बहुत अच्छा से बढ़ा दिया,
ठीक है। और उसके बाद में एक और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कि अशोक का जो है शिलालेख ना आपको बताते हैं, तो अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्रा में नहीं मिला है। यह बात लिख लीजिए, अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्रा में कभी नहीं मिला। ठीक है, अशोक का शिलालेख शिलालेख पाटलिपुत्रा में नहीं मिला है, पाटलिपुत्रा में नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। भले ही यहां पर मिला है, क्या बोलता है, दीदारगंज, पटना के दीदारगंज में यक्ष याक्षिणी की मूर्ति जो है ना अशोक के समय बनाया गया, लेकिन पटना पाटलिपुत्रा में जो है ना इनका जो है अभिलेख नहीं मिली। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। और उसके बाद में यह सब तो मौर्य काल में ही चल रहा है जी, यह सब मौर्य काल में ही चल रहा है। और उसके बाद में लिख लीजिए कि मौर्य काल में उच्च काल के जो लोग थे ना वह आपका बढ़ई, और उसके बाद में बढ़ई, और उसके बाद में कौन था, तो बढ़ई हो गया, और उसके बाद में ठाकुर, यह सब जो है उच्च काल के थे। लोहार भी उच्च काल के थे। तो मौर्य काल में ठीक है, मौर्य काल में बढ़ई एवं लोहार, ठीक है, बढ़ई एवं लोहार उच्च काल के लोग थे, उच्च लोग थे, केवल लिखो ना, उच्च लोग थे। और उसके बाद में जस्टिन ने मौर्य काल के गिरोह को डाकू बताया है। ठीक है, मौर्य काल के सेना को डाकू बताया है, सीधे लिख लीजिए जस्टिन यही ना आपने यूनानी लेखक है जी, जस्टिन क्या है, यूनानी लेखक है। और यही क्या किया है, सेंड्रोकोटस नाम लिखा है अपने किताब में, अशोक का सेंड्रोकोटस नाम है। ठीक है, और यह बताने वाला कौन है, तो विलियम जेम्स है। अच्छा, अशोक को शिलालेख लिखने की परंपरा किससे मिली है, यह सवाल भी पूछा हुआ है जी। ठीक है, बताइए अशोक को शिलालेख लिखने की परंपरा किससे मिली है, किससे ज्ञान मिली है, जेम्स प्रिंसेप से मिली है। चलो बता देता हूं, जस्टिन यूनानी लेखक, मौर्य काल के सेनापति, मौर्य काल का सेना लिखो, मौर्य काल का सेना को डाकू कहा है, समझ में आई बात। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो उसके बाद में लिख लीजिए अशोक को अभिलेख लिखने की परंपरा या अशोक को अभिलेख लिखने की ज्ञान जो है ना किससे मिली, तो वह जेम्स प्रिंसेप से मिली। अशोक को अभिलेख लिखो, अशोक को अभिलेख लिखने की ज्ञान, अभिलेख लिखने की जानकारी या अभिलेख लिखने की ज्ञान प्राप्ति किससे मिली, तो अशोक को अभिलेख लिखने की जानकारी जो है ना वह जेम्स प्रिंसेप से मिली, जेम्स प्रिंसेप से मिली। काहे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा से आज नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ध्यान से समझते चलिएगा। बोलिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि शुरुआत में छींक आई है और उससे सख्त नफरत है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। अशोक को अभिलेख लिखने की जानकारी जेम्स प्रिंसेप से मिली है। ठीक है, अशोक के बारे में, अशोक के समय जो है ना, इस समय कितना, पहले मौर्य काल में 4 प्रांत था, और अब जो है ना अशोक के समय क्या हो जाता है, 5 प्रांत हो जाती है। लिख लीजिए 5 प्रांत, अशोक के समय 5 प्रांत हो जाता है। कौन कौन 5 प्रांत, तो लिख लो। मौर्य काल में टोटल 4 प्रांत था, मौर्य काल में कुल 4 प्रांत थी। लेकिन अशोक के समय क्या हुआ, अशोक के समय 5 हो गया, अशोक के समय 5 हो गया, 5 हो गया, समझ में आई बात, 5 हो गया। पहला लिख लीजिए क्या, प्राची, पटना, प्राची जो है यह कहां पर, तो पटना। उसके बाद में अंगला, प्राची हो गया। उसके बाद में कलिंग, ठीक है, कलिंग। उसके बाद और क्या लिखिएगा, कलिंग हो गया। उत्तरापंथ, दक्षिणापथ, उत्तरापंथ, चौथा दक्षिणापथ। और उसके बाद में क्या लिखिएगा, तो कलिंग क्या हो गया, उत्तरापंथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया। उत्तरापंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, तो तक्षशिला, ठीक है। और उसके बाद में दक्षिणापथ को स्वर्णगिरी, ठीक है। उसके बाद में अगला कलिंग हो गया, कलिंग को टोसली, छूट का है रहा है, कलिंग, टोसली। और 5वां क्या हो जाएगा, कलिंग, उत्तरापंथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी। और उसके बाद में और एक क्या हो गया, उज्जैन का नासिक। बोलिए उज्जैन का क्या हो जाएगा, तो उज्जैन का जो है, उज्जैन या अवंती, एमपी लिख लो, अवंती के क्या लिखेंगे, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी। समझ में आ रही है बात,
अवंती उज्जैनी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अशोक जी का कहानी समाप्त हो जाता है। अब अशोक का लास्ट वाला बेटा आएगा कौन, तो कुणाल। और कुणाल को क्या करेगा, तो कुणाल को जो है ना बृहद्रथ वंश के सेनापति आपका पुष्यमिति शुंग जो है ना इसकी हत्या कर देगा और इस तरह से मौर्य काल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिटा दे, समझ में आई बात। नोट में बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो नोट में बात लिख लीजिए कि अशोक का बेटा कौन है, कुणाल। इसके अलावा महेंद्र और संघमित्रा बेटी भी थी। ठीक है, लिख लीजिए। अशोक का बेटा कुणाल, ठीक है, अशोक का बेटा कुणाल की हत्या, अशोक की बेटा कुणाल की हत्या कौन कर देता है, तो अशोक की बेटा कुणाल की हत्या बृहद्रथ वंश के सेनापति, बृहद्रथ वंश के सेनापति कौन करता है, तो हत्या बृहद्रथ वंश के सेनापति पुष्यमिति शुंग कर देता है। ठीक है, पुष्यमिति शुंग कर देता है और इस तरह से क्या हो जाती है आपका, तो मौर्य काल समाप्त हो जाता है और अब आ जाता है शुंग वंश। ठीक है, तो आपको क्या बता दिए, हर्यक वंश बता दिए, शिशुनाग वंश बता दिए, उसके बाद में नंद वंश बता दिए, उसके बाद में आपको फिर क्या बता दिए, मौर्य वंश बता दिए। अब कण्व वंश को बारे में बताना है, समझ में आ रही है बात। मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश ना, शुंग वंश, कण्व वंश, तब जाकर के सातवाहक आ जाएगा। तो 4 गो हो गई। अब शुंग बताना है, कण्व बताना है और सातवाहक बताना है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, शुंग वंश, पुष्यमिति शुंग, तो शुंग वंश आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमिति शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमिति शुंग है। ठीक है, चलिए शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमिति शुंग। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए 5वां, शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक है आपका पुष्यमित्र शुंग है। संस्थापक जो है कौन है, तो संस्थापक है पुष्यमिति शुंग। ठीक है, मार्कर में इंक डाल लेता हूं, ठीक ठाक नहीं चल रही है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इंक डालना भूल जाते हैं रोज दिन, लगता है कि इंक होगा मार्कर में और रहता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगला हेडिंग लगा लीजिए शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश तो लगा ही दिए थे, संस्थापक पुष्यमिति शुंग। ठीक है, पुष्यमिति शुंग हो गया। इसके समय जो है ना क्या होता है, तो देखो बताते हैं। संस्थापक हो गया पुष्यमिति शुंग। इसके समय सांची का जो स्तूप था ना मध्य प्रदेश वाला, यह करता क्या है ना, यह बौद्ध विरोधी था जी, लिख लो बगल में, बौद्ध विरोधी है, बौद्ध विरोधी। ठीक है, यह क्या है, बौद्ध विरोधी है। यह करता क्या है ना, तो यह जो है, जो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप था उसको तांबा से बनवा देता है और चौखट जो है ना यह बनवा देता है पत्थर से। लिख लीजिए, सांची का स्तूप का सीधा ढांचा ही बदल दिया। सांची का स्तूप तांबा से बनवाया, तांबा से, तथा चौखट जो है ना किससे बनाया, चौखट, सांची का स्तूप तांबा से तथा चौखट पत्थर से बनवाया। ठीक है, यह बात जो है पुष्यमिति शुंग में लिखा गया, मतलब कि शुंग वंश में यह बात लिखी गई है। उसके बाद में अब सुनो, इसके समय जो है ना विदेशी आक्रमण होता है, कहां से, तो यमन से विदेशी आक्रमण होता है। 2 लोग आते हैं, एक था मियांडर्स और दूसरा था डेमेट्रियस। ठीक है, लिख लीजिए, इसके समय 2 विदेशी आक्रमण होती है। इसके समय विदेशी आक्रमण होती है यमन से, ऐसे लिखो, इसके समय यमन से विदेशी आक्रमण होती है।
आक्रमण होती है। विदेशी आक्रमण मतलब कहाँ से होती है, तो यमन से होती है। पहला लिख लो मियांडर और दूसरा लिख लीजिए आप डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, समझ में आ रही है बात। मियांडर और डेमेट्रियस गलत लिखा गया, डेमेट्रियस होता है, डेमेट्रियस, इस तरह से डेमेट्रियस, ठीक लिखे थे जी, डेमेट्रियस, ठीक है, मियांडर और डेमेट्रियस। समझ में आ रही है बात। यहाँ से यमन से क्या होता है, यमन से 2 विदेशी यात्री आते हैं और इसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, क्या, तो इसका लक्ष्य था ना जो भारत को जीतना, ठीक है, केवल और केवल लक्ष्य था यह दोनों का भारत को जीतना। इसका लक्ष्य क्या था, भारत को जीतना, भारत को जीतना क्या था, तो जीतना जो है ना इसका लक्ष्य था। उसके बाद में जो है ना अब इसी से आक्रमण फैलाने के लिए, मतलब इसी से युद्ध के लिए क्या करता है, तो इसी से युद्ध के लिए जो है ना शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो है अपना बेटा जो है अग्निमित्र को भेज देता है इससे लड़ने के लिए, ठीक है। और अग्निमित्र क्या है, तो अग्निमित्र जाता भी है, लड़ता भी है और उसके बाद में जीत भी जाता है, ठीक है। लिख लीजिए मियांडर और डेमेट्रियस यमन देश से मुकाबला के लिए या यमन देश से लड़ने के लिए या विदेशी यात्री से लड़ने के लिए जो लिखो, इससे लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए अपने बेटा अग्निमित्र, अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है, अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है तथा यह विजय हो गया, तथा यह विजय भी हो गया, ठीक है। यह क्या करता है, यह विजय हो जाता है जी। मियांडर और डेमेट्रियस से लड़ने के लिए अपना बेटा अग्निमित्र को भेजता है, लेकिन यह क्या हो जाता है, इसमें विजयी हो जाता है युद्ध में। लेकिन कुछ दिन बाद आया ही नहीं, तो इसके बाबूजी को लगा पुष्यमित्र शुंग को कि बेटा गया कहाँ, जीत करके कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि यह ससुर गया कहाँ, ठीक है। तो बाद में पता चला ना कि युद्ध जीत गया और आते समय रास्ते में जो है ना एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। इसकी प्रेम हो गई मालविका से और मालविका से प्रेम हो गई ना तो समाप्त, ठीक है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है और इसके बदले में जो समझ जाया वो सबसे बड़ा गधा है। बोल समझ में आ रही बात दोस्तों, वो मुस्कुराएगी और तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। देख लो इसकी झंड होने वाली है जिंदगी, ठीक है। इससे लड़ने के लिए अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है तथा यह विजय भी हो गया, ये दोनों पर जीत भी जाता है। लेकिन उधर से आते समय में जो है ना एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और यह समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसीलिए दोस्त बोलते हैं ना कि नागिन के फन 2 है, ठीक है, नारी के फन 20, नारी काटे एक बार, ठीक है, जिए 20 बिसा 20। समझ में आई बात, काटे से फिर ना जिए 20 बिसा 20, यह भी हो सकता है। इससे लड़ने के लिए अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है तथा यह विजय भी हो गया, ठीक है। उधर से विजय में आते समय जो है ना इसको मालविका से प्रेम हो जाता है अग्निमित्र को और घर को जाता ही नहीं है। और इसकी प्रेम कथा कालिदास लिखते हैं, मालविका अग्निमित्र पुत्र थी किताब में, लिख लीजिए। इससे लड़ने के लिए अपने बेटा अग्निमित्र को भेजता है तथा यह विजय भी हो गया। आते समय विजय होकर के आते समय लिखो, विजय होकर आते समय मालविका से प्रेम हो जाता है, समझ में आई बात। मालविका से प्रेम हो जाता है और इसकी प्रेम कहानी जो है ना, इन दोनों की प्रेम कहानी कालिदास लिखते हैं मालविका अग्निमित्र पुस्तक में, लिख लो। इन दोनों की प्रेम कहानी, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कहानी कौन लिखता है, तो इन दोनों की प्रेम कहानी जो है ना वह कालिदास लिखते हैं। लिख लीजिए इन दोनों के प्रेम कहानी कालिदास मालविका अग्निमित्र पुस्तक में लिखते हैं। इन दोनों के प्रेम कहानी कालिदास मालविका अग्निमित्र पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है, पुस्तक में लिखते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद देखो अब समझने वाली बात है, विजय होकर आते समय मालविका से प्रेम हो जाता है। इन दोनों के प्रेम कहानी कालिदास मालविका अग्नि पुस्तक में लिखते हैं। इसी के समय जो है ना 4 पुस्तक की रचना होती है। कौन कौन वह 4 पुस्तक है, तो लिख लीजिएगा। 4 पुस्तक जो है ना वह आपका कौन कौन है,
तो लिख लीजिए इसके समय 4 पुस्तक जो है ना, जातक हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, उसके बाद में अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, उसके बाद में जातक बौद्ध धर्म का किताब है मनुस्मृति और महाभाष्य। ठीक है, लिख लीजिए इसके समय क्या होता है, तो इसके समय 4 पुस्तक की रचना होती है। इसके समय 4 पुस्तक की रचना होती है, 4 पुस्तक की रचना होती है। पहला पुस्तक क्या है, तो पहला लिख लीजिए अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि, बगल में लिख दें पाणिनि। उसके बाद में अगला लिख लीजिए जातक, बौद्ध धर्म, जातक बौद्ध धर्म। उसके बाद में क्या लिखिएगा, महाभाष्य, महाभाष्य यह पतंजलि और मनु का पुस्तक है मनुस्मृति। इसी में बताया गया है ना कि लड़का के शादी का उम्र 25 साल और लड़की का 12 साल, जुआ खेलने के लिए सही बताया गया है मनुस्मृति पुस्तक में जी। ठीक है, तो मनुस्मृति राजनीति से संबंधी है। मनुस्मृति सवाल पूछा है राजनीति, मनु का पुस्तक, मनु लिख लीजिए बगल में, राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित लिख लीजिए, राजनीति से संबंधित। उसके बाद में यह मिटा दें, बोलिए आगे कुछ और बता देता हूं। इसके समय जो है ना, एक मिलता है गरुड़ ध्वज अभिलेख। ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है और इससे भागवत धर्म की पता चलती है। ठीक है, मिटा दें। इसके समय गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है कहां पर, तो यह शायद से महाराष्ट्र, शायद से नहीं, मिला ही जो है जी। ठीक है, मिलता है और उसके बाद में इससे क्या पता चलती है, तो इससे पता चलती है आपका भागवत धर्म का। लिख लीजिए गरुड़ ध्वज अभिलेख कब मिला, तो इसी के समय पुष्यमित्र शुंग के समय मिला, शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख से क्या प्राप्त होती है, तो इससे प्राप्त होती है आपकी भागवत धर्म की शिक्षा। ठीक है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और हेलियोडोटस जो है ना, इसी के समय आता है भारत। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, और बौद्ध धर्म को बता करके उसको भागवत धर्म की शिक्षा दे देता है सब। यह भी बात लिखा गया, लिख लो गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है ना कहां पर मिलता है, तो विदिशा एमपी में। महाराष्ट्र बोल दिया, गलत है, विदिशा एमपी। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहां मिला, तो एमपी मध्य प्रदेश। बोले हैं ना कि छींक आ गई है, शुरुआत में लेक्चर खराब होगी। ठीक है, बोलिए गरुड़ ध्वज अभिलेख एमपी विदिशा में मिलता है। और इससे जानकारी क्या मिलती है, तो इससे जो है ना भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म की जानकारी, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो हेलियोडोटस जो है ना यहाँ पर आता है यमन से, भागवत धर्म का शिक्षा दे देता है सब बौद्ध धर्म बता करके। लिख लीजिए हेलियोडोटस, हेलियोडोटस यमन से भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है, लेकिन इसे बौद्ध धर्म बताकर भागवत धर्म की शिक्षा दे दी जाती है। भागवत धर्म की शिक्षा दे दी जाती है। ठीक है, दे दी जाती है। समझ में आई बात। कह दिया जाता है ना कि तुमको सिखाया जा रहा है बौद्ध धर्म, और इस बेचारा के साथ हो जाता है अति, और इसको कह दिया जाता है ना कि तुम भागवत धर्म की शिक्षा जो है ना नहीं सीख रहे हो, बौद्ध धर्म की शिक्षा सीख रहे हो। बताओ इसके साथ कितना बड़ा जो है ना गति हुआ है, कितना बड़ा जो है गलत हुआ है। गति बोले कितना बड़ा गलत हुआ है। किसी को कहिएगा ना कि बौद्ध धर्म बता रहे हैं और भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन खैर अच्छा ही है ना जी भागवत धर्म। बोलिए, तो हेलियोडोटस यमन से भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है, लेकिन इसे बौद्ध धर्म बताकर भागवत धर्म की शिक्षा दे दी जाती है। तो याद रखिएगा हेलियोडोटस जो है ना वह किसके दरबार में भारत आया, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में भारत आता है। ठीक है, और यह जो है ना, यह बेचारा करता क्या है ना, अब सोचा ना कि हम विदेशी आक्रमण को बेटा तो हरा ही दिया है, एक काम करते हो राजा खारबेल को भी अपना लेते हैं, जति निपटा लेते हैं।
ठीक है, राजा खारवेल को निपटा लेते हैं, कलिंग पर आक्रमण कर देता है, राजा खारवेल जो है ना लतिया देते हैं इसको। समझ में आई बात? तो राजा खारवेल पर यह भी आक्रमण करता है। राजा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से जो है ना जी क्या जानकारी मिलती है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। यह बात याद रखिएगा, VVI है। राजा खारवेल पर आक्रमण करता है, राजा खारवेल पर आक्रमण करता है, लेकिन पराजित हुआ, ठीक है, लेकिन पराजित हो जाता है। सोचा कि राजा खारवेल को भी निपटा देते हैं, लेकिन राजा खारवेल जो है ना इसको निपटा दिए। समझ में आए बात? बोलिए। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो है ना वह हो गया आपका देवभूति, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन है? तो इसका अंतिम शासक जो है वह देवभूति हो गया। याद रखिएगा, इसका अंतिम शासक शुंग वंश का देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है? तो देवभूति की हत्या जो है ना वह वासुदेव जी कर देते हैं, ठीक है। और वासुदेव जी हत्या कर देते हैं, और इस तरह से कौन सा वंश आ जाता है बताइए? तो संग वंश आ जाता है। पहला था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद में संग वंश, और फिर क्या आ जाएगा? तो कन्नब वंश, और तब सातवाहक। कन्नब ना हम संग बोल दिए, ठीक है। अंतिम देवभूति, अंतिम शासक देवभूति, और इसकी हत्या कौन कर देता है? वासुदेव जी इसकी हत्या कर देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है? तो इस तरह से जो है ना आपका शुंग वंश समाप्त हो जाता है और आ जाता है कन्नब वंश। तो चलिए छठा लिख लीजिए, कन्नब वंश। कन्नब वंश के संस्थापक कौन है? तो कन्नब वंश के संस्थापक हो गया वासुदेव, ठीक है। और अगला जो है ना अगला शासक कौन हो जाएगा? तो अगला शासक लिख लीजिए सुशर्मा। अगला शासक जो है वह सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है? तो सिमुक जो है ना वह सुशर्मा की हत्या कर देता है, और इस तरह से जो है ना कन्नब वंश भी समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद कौन आ जाता है? सातवाहक वंश, ठीक है। लिख लीजिए, इसकी हत्या सिमुक कर देते हैं, इसकी हत्या सिमुक कर देते हैं, ठीक है। इसकी हत्या कौन कर देता है? तो इसकी हत्या जो है ना वह सिमुक कर देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से जो है ना कन्नब वंश समाप्त हो जाता है और सातवाहक वंश आ जाती है। तो इसको मिटा दें। बोलिए, समझ में आ रही है बात? अब हेडिंग लगा लीजिए सातवाहक वंश, और सातवाहक वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से सवाल भी आता है, तब विदेशी आक्रमण होती है। इंडो ग्रीक हो गया, सौर शासक हो गया पहलव और कुषाण, फिर गुप्त वंश आ जाएगा, और गुप्त वंश के बाद मध्य भारत का इतिहास जो है आपका समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है? बोलिए। एक क्लास जो है ना जी, 1 से 2 क्लास जो है, 2 क्लास यदि 1 से नहीं होगा तो 2 तो लेना ही पड़ेगा। मध्य भारत का इतिहास जो है ना, मध्य भारत नहीं, उत्तर भारत का इतिहास जो है ना समाप्त करने के लिए 2 क्लास भी लेना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 क्लास में नहीं होगा तो 2 क्लास में होगा। सबको जितना अभी तक पढ़ाए हैं निपटा देंगे। समझ में आई बात? इतना थोड़ी पूछता है, उतना बता देंगे कि ताकि परीक्षा में सवाल नहीं छूटे। यदि इतना अच्छा बात है, याद है तो, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए सातवाहक वंश। सातवाहक वंश सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि बच्चा को यह बता दिए, याद तो हो गया, लेकिन बाद में यह भूल जाएगा। तो उसका भी उपाय करते हैं, ठीक है, नहीं भूलने का। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए सातवाहक वंश। सातवाहक वंश। सिमुक क्या करते हैं? सुशर्मा की हत्या कर देते हैं। कन्नब वंश का आखिरी शासक जो था ना सुशर्मा था, और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है? तो सुशर्मा की हत्या जो है ना वह कर देते हैं कौन? तो सिमुक जी कर देते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सातवाहक वंश। सातवाहक वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है ना सिमुक। संस्थापक लिख लीजिए सिमुक। उसके बाद में सिमुक के बाद कौन आता है? तो सिमुक के बाद जो है ना योग्य शासक आता है आपका हाल, और हाल के बाद, हाल नाम है जी, हल बात थोड़ी बोल रहे हैं, हाल। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। लिख लीजिए, संस्थापक सिमुक हो गया। अगला शासक जो है ना, अगला शासक कौन है? तो अगला शासक हाल। और यह क्या था? योग्य था जी, योग्य शासक है, बढ़िया शासक था, लेकिन यह भी बेचारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद हाल के बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र आता है सातकर्णी, और इसको हराने के लिए जो है ना, हराने के लिए आपका आता है नहपान शक वंश,
ठीक है। शंख वंश के जो है ना नहपान आता है, और नहपान जैसे ही इस पर आक्रमण करता है ना तो गौतमी पुत्र इसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। लिख लीजिए, समझ में आई बात। तो अगला शासक हाल, इसके बाद गौतमी पुत्र, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया, ठीक है। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया, ठीक है। इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी आया, ठीक है। और इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराने के लिए, इसको पराजित करने के लिए या इससे युद्ध करने के लिए कौन आता है, नहपान आता है शंख वंश का, लेकिन खुदे पराजित हो जाता है, ठीक है। इसको हराने के लिए या इससे युद्ध करने के लिए, जो भी लिखना लिखिए ना, इसको हराने के लिए शंख वंश का शासक नहपान, ठीक है, नहपान आता है लेकिन असफल हुआ। लेकिन असफल मतलब कि युद्ध हार गया, असफल हो जाता है। समझ में आई बात। गौतमी पुत्र सातकर्णी का और कहानी बताए, यह जो है ना रुद्रदामन, गुजरात के शासक, ठीक है, गुजरात के शासक, यह भी तो शंके वंश के थे जी। रुद्रदामन को भी क्या किया, इन्होंने पराजित करने का काम किया, पराजित करने के लिए सोचा, लेकिन रुद्रदामन जो है इसको हरा दिए, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सोचा कि रुद्रदामन को क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं, लेकिन रुद्रदामन क्या करता है, इसी को निपटा देता है। समझ में आ रही है बात। रुद्रदामन पर भी आक्रमण किया सातकर्णी ने, ठीक है। सातकर्णी ने रुद्रदामन पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा, ठीक है, लेकिन असफल रहा। बात समझ में आ रही है, असफल रहा। जैसे ही सुशर्मा की हत्या जो है सिमुख कर देते हैं, तो इस तरह से सातवाहक वंश आ जाता है। अगला शासक हाल योग्य शासक था, लेकिन इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया ना, तो ये थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का था। इसके समय जो है ना इसको हराने के लिए नहपान आया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का लीला जो है ना समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो है ना नहपान को यह गौतमी पुत्र सातकर्णी हरा दिया। उसके बाद जो है ना सातकर्णी जो है वह रुद्रदामन पर आक्रमण करता है, और रुद्रदामन क्या करते हैं, सातकर्णी को हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में और लिख लीजिए, इसी के समय जो है ना सीसा की सिक्का चलाई गई थी। सातवाहक के समय क्या हुआ था, सीसा की सिक्का प्रचलित हुई थी। लिख लीजिए, इसी के समय सीसा का सिक्का, इसी के समय सीसा का सिक्का का प्रचलन हुआ, ठीक है। इसी के समय क्या हुआ, सीसा के सिक्का का प्रचलन हुआ। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, इसी के समय जो है ना सर्वाधिक भूमि देने की बात कहेंगे, सामंत व्यवस्था की बात हुई है। सामंत व्यवस्था का मतलब है ना कि काम के बदले जो है पैसा नहीं दे करके भूमि देना, ठीक है, इसके समय हुआ है। लेकिन सर्वाधिक भूमि दान में जो है ना वह गुप्त काल में दिया गया, याद रखिएगा बात को मेरे दोस्त, ठीक है। इसी के समय सामंत व्यवस्था की बात हुई है, सामंत व्यवस्था की बात हुई है, ठीक है। सामंत व्यवस्था का मतलब होता है कि पैसा नहीं देकर के गरीबों को, मतलब पैसा नहीं देकर के क्या हुआ, काम के बदले पैसा नहीं देकर के भूमि देना, ठीक है। काम के बदले सामंत व्यवस्था का मतलब क्या, काम के बदले पैसा नहीं देगा, भूमि दिया जाएगा, ठीक है, जमीन दे दिया जाएगा। काम के बदले पैसा न देकर, काम के बदले पैसा न देकर भूमि देने की बात है, भूमि देने की बात है, ठीक है, भूमि देने की बात है। और सर्वाधिक भूमि जो है ना वह आपका गुप्त काल में दिया गया है। लिख लीजिए, सर्वाधिक भूमि दान में, सर्वाधिक भूमि दान में गुप्त काल में दिया गया, सर्वाधिक भूमि दान में गुप्त काल में दिया गया, ठीक है। सर्वाधिक भूमि कब दिया गया, तो सर्वाधिक भूमि जो है ना वह आपका सर्वाधिक भूमि दान में गुप्त काल में दिया गया। और इसका आखिरी जो है ना शासक कौन था, तो अंतिम शासक लिख लीजिए, अंतिम शासक योग्य श्री सातकर्णी,
लिख लो योग श्री सातकर्णी। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक योग श्री सातकर्णी, लिख लीजिए। अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक जो है आपका यज्ञ श्री सातकर्णी, योग बोल रहे हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। अच्छा, यह जो है ना कैसी समाज थी? तो यह जो है ना मातृसत्तात्मक समाज थी जी। इसका मातृसत्तात्मक क्या था? तो मातृसत्तात्मक समाज थी। माता को महत्व दिया जाता था सातवाहक में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका 7 गो समाप्त हो जाते हैं। मगध महाजनपद के ऊपर जो है ना राज करने वाले 7 जो है वंश समाप्त हो जाते हैं। हर्यक वंश समाप्त हो गया, शिशुनाग वंश समाप्त हो गया, नंद वंश समाप्त हो गया, मौर्य वंश समाप्त हो गया। उसके बाद में और कौन? शुंग वंश हो गया, कन्नब वंश, और उसके बाद में सातवाहक, यह सब जो है समाप्त हो गया। चलो एक बात जो है ना निपटा देते हैं शॉर्ट नोट बनवा करके, इसको देख लीजिएगा, आपकी काम हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिटा दें। समझ में आई बात? तो यहाँ मगध महाजनपद की कहानी समाप्त हो गई। अब आ जाएगा विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक, सौथ शासक, पहलव, कुषाण। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाएगा गुप्त वंश और समाप्त हो जाएंगे आपका उत्तर भारत का इतिहास। तो उससे पहले रिकैप करा देता हूं कि ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, इतना सारा नाम आया जी। ठीक है, इतना सारा नाम आया तो आपको याद कैसे रहेगा? तो इसीलिए चलिए शॉर्ट नोट समझ लीजिए। अभी तक आपने देखा, क्या देखा, नहीं देखा, क्या भूले, नहीं भूले, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी पढ़े ईमानदारी से पढ़े होंगे तो अब जो है मजा आ जाएगा। तो रिकैप लगा लीजिए, हेडिंग रिकैप। अब तक हमने देखा तो सबसे पहला हो जाएगा हर्यक वंश को देखा। हर्यक वंश को देखा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका था बिंबिसार। बिंबिसार आया। ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा आया कौन? तो बिंबिसार का बेटा आया मेरे दोस्त अजातशत्रु। और अजातशत्रु क्या करता है? इसको मार देता है। ठीक है, राजगिरी की राजधानी बिंबिसार क्या करता है? तो राजगीर को बनाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बिंबिसार का बेटा क्या हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको कुनिक या पृथुहंता। ठीक है, पृथुहंता लिख लो, या ब्रैकेट में यहां पर कुनिक लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? यह पिता की क्या करता है? हत्या कर देता है अजातशत्रु। तो पहला बाप को मारने वाला कौन है? तो बाप को मारने वाला अजातशत्रु है। ठीक है, उसके बाद में अजातशत्रु के बाद कौन आया? तो उदायन आया। और उदायन क्या करता है? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाता है। याद रखना मेरे दोस्त, सीधा सीधी सवाल पूछता है कि पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने वाला हर्यक वंश का कौन था शासक? तो उदायन था। हर्यक वंश बोलेगा भी नहीं, पहला शासक कौन था? उदायन था। अशोक मत मार देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अजातशत्रु हो गया, उसके बाद में उदायन। और उदायन के बाद कौन आता है? पाटलिपुत्रा राजधानी। पाटलिपुत्रा ब्रैकेट में लिख लो। पाटलिपुत्रा क्या करता है? राजधानी बनाता है, राजधानी। उसके बाद में कौन आता है? तो उसके बाद जो है ना आपका आता है नागदशक। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग कर देता है। और शिशुनाग क्या करता है? नागदशक को हत्या करके हर्यक वंश को समाप्त कर देता है, और इस तरह से शिशुनाग वंश को डाल देता है, मतलब शिशुनाग वंश की नींव डाल देता है। ठीक है, तो उदायन, और इसका अंतिम शासक कौन हो गया? नागदशक है। और यह जो है ना, यह जो है अंतिम शासक, लिख दो यहाँ पर अंतिम शासक है। और यह सवाल जो है बिहार दरोगा में आया हुआ है, कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हर्यक वंश हो गया। हर्यक वंश के बाद अगला क्या आ जाएगा? तो हर्यक वंश के बाद अगला आ जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है। शिशुनाग ही है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है। उसके बाद में शिशुनाग के बाद कौन आ जाता है? तो कालाशोक आ जाता है। ठीक है, शिशुनाग के बाद आ जाता है कालाशोक। और इसी के समय क्या होता है? बौद्ध संगीति दूसरा होती है। अजातशत्रु के समय पहला बौद्ध संगीति होता है, और दूसरा बौद्ध संगीति जो है ना वह कब होता है? कालाशोक के समय होता है। कालाशोक के बाद कौन आता है आपका? तो नंदीवर्मन आता है। ठीक है, कालाशोक के बाद नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, ठीक है, नंदीवर्मन। और यह करता क्या है ना, तो यह बात बताए थे आपको कि यह राजधानी जो है ना पाटलिपुत्रा को राजनैतिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी जो है ना वह किसको बनाता है? वैशाली को बना देता है।
ठीक है, नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन के बाद कौन आ जाता है, शिशुनाग हो गया, कालाशोक आ गया, नंदी वर्मन हो गया। और उसके बाद में नंदी वर्मन की हत्या कौन कर देता है, तो नंदी वर्मन की हत्या कर देता है महापद्म नंद। ठीक है, नंदी वर्मन की हत्या कौन कर देता है, महापद्म नंद कर देता है। और इस तरह से क्या हो जाता है आपका, तो आपका शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। और कौन आ जाता है आपका, तो नंद वंश आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो तीसरा लिख लीजिए नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। महापद्म नंद। और महापद्म नंद किस जाति से बिलोंग करता था, तो शूद्र जाति से बिलोंग करता था। ठीक है, उसके बाद में महापद्म नंद के बाद कौन आता है, धानानंद आता है। और धानानंद कैसा व्यक्ति था, तो धानानंद जो है ना, यह नशीला व्यक्ति था, यह नशीला था। और इसी के समय क्या करता है, सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक है, सिकंदर जो है ना आक्रमण किया। सिकंदर आक्रमण कहां पर, तो पहला 326 बीसी पूर्व, 326 बीसी कहां पर, तो यह वितस्ता झेलम नदी जिसको बोलते हैं राजा पोरस के ऊपर। ठीक है, राजा पोरस, राजा पोरस के ऊपर। ठीक है, राजा पोरस के ऊपर, समझ में आई बात। राजा पोरस के ऊपर क्या करता है, तो राजा पोरस के ऊपर आक्रमण करता है। अशोक की एक बार मृत्यु पूछा था, लिख देना 232 बीसी पूर्व। ठीक है, उसके बाद में चौथा हो गया क्या, नंद वंश हो गया धानानंद। धानानंद को जो है ना कौन अंत कर देता है, तो चाणक्य के साथ मिल करके, चाणक्य के साथ मिल करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, धानानंद की काल को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल आ जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए मौर्य वंश। मौर्य वंश समझ में आ रही, सब नाम याद रहेगा ना तो सीधे काम हो जाएगी आपकी। मौर्य वंश, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार रिवीजन कराएंगे ना जी तो देखिए कितना आसानी से एकदम बन रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो गुरु जो है वह चाणक्य था। ठीक है, गुरु चाणक्य थे। कौटिल्य पंडित, विष्णु पंडित सब इन्हीं को कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, चाणक्य को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चाणक्य इनको नीति बदला, चाणक्य नीति से भगा दिया सिकंदर की सेना को, नौसेना और जल थल सेना को, नौसेना निनायकस और थल सेना सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर फिर आते हैं और इस पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन आक्रमण करते हैं ना तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मात दे देते हैं इसको और इनकी बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में मेघास्तनीज उत्तराधिकारी था और यह भारत छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है ना मेघास्तनीज क्या करता है, तो यह इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर देता है जिसमें इंडिया की बात कही गई है। ठीक है, बोलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आ जाता है, बिंदुसार आ जाता है। बिंदुसार, और बिंदुसार के समय क्या होती है, तो कश्मीर विद्रोह होता है। कश्मीर विद्रोह इसी के समय होता है, बिंदुसार के समय। और उसके बाद में बिंदुसार के बेटा आ जाता है कौन, तो बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक और उसके बाद में सुसीम। ठीक है, इसका बेटा कौन हो गया, तो बेटा जो है ना वह हो जाता है अशोक। ठीक है, अशोक हो गया और अशोक, उसके बाद में बेटा अशोक और उसके बाद में सुसीम। ठीक है, सुसीम क्या था, तो सुसीम जो है ना इसका बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा, और यह जो है ना छोटा बेटा था। और इसका भी दो गो बेटा है। ठीक है, इसका बेटा कौन है, तो इसका बेटा जो है ना एक कुणाल है और दूसरा महेंद्र। ठीक है, लिख लीजिए महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र एवं कुणाल। ठीक है, कुणाल हो गया। और बेटी कौन है इसका, तो बेटी जो है ना संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा, संघमित्रा। ठीक है, बेटी कौन हो गई, तो बेटी संघमित्रा हो गई। कुणाल और महेंद्र और संघमित्रा क्या करता है, तो महेंद्र और संघमित्रा जो है ना वह जाता है श्रीलंका और बौद्ध धर्म की प्रचार करता है। ठीक है, उसके बाद में मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से जो है अशोक जी आते हैं और अशोक के बेटा कुणाल की हत्या कौन कर देता है, तो कुणाल की हत्या जो है ना वह पुष्यमिति शुंग कर देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का वंश समाप्त हो जाता है और शुंग वंश आ जाता है। वही बात तो बताए, तो शुंग वंश लिख लीजिए, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमिति शुंग। ठीक है, पुष्यमिति शुंग, एकदम ध्यान से समझते चलिए। पुष्यमिति शुंग, और पुष्यमिति शुंग के बाद कौन आ जाता है, तो पुष्यमिति शुंग के बाद आ जाता है आपका अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र आ जाता है, इसका बेटा अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र आ जाता है और उसके बाद में अग्निमित्र, पुष्यमिति शुंग, यहाँ पर लिख लीजिए बौद्ध विरोधी, बौद्ध
विरोधी, ठीक है, बौद्ध विरोधी। और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद कौन आ जाता है, देवभूति आ जाता है, ठीक है, देवभूति। देवभूति, अभी तो बात यह सब बताए ही जी, यह देवभूति आ जाता है। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है, तो देवभूति की हत्या जो है ना वह वासुदेव जी कर देते हैं। और इस तरह से शुंग वंश समाप्त हो जाता है। और कौन सा वंश आ जाता है, कन्नब वंश आ जाता है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप छठा, कन्नब वंश। देख लो कितना जल्दी निपटा दिए कन्नब वंश। इतना यदि आपको बात ब्रेन में है तो पूरा बाकी सब तो कहानी है, ठीक है, बाकी सब कहानी है, ठीक है। कन्नब वंश, कन्नब वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव जी है, वासुदेव। भागवत धर्म के संस्थापक भी वासुदेव जी है जी, यह भी बात याद रखिएगा। गरुड़ ध्वज अभिलेख में भागवत धर्म की प्रेरणा मिली है, भागवत धर्म की जानकारी मिली है। और यह विदिशा एमपी में मिला है, महाराष्ट्र बोला गया है शुरू में, वह अलग बात है, लेकिन यह विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है जगह। तो कन्नब वंश का संस्थापक वासुदेव जी। और वासुदेव के बाद कौन आया, तो सुशर्मा आया, ठीक है, सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है, तो सुशर्मा की हत्या जो है ना सिमुक कर देता है। और इस तरह से क्या हो जाता है, आपका कन्नब वंश समाप्त हो जाता है और आ जाता है सातवाहक वंश, ठीक है। तो सातवां लिख लीजिए, सातवाहक वंश। सातवाहक वंश, अभी जस्ट यह सब बताए हैं, सातवाहक वंश, ठीक है। बोलिए, इतना बात आपको ब्रेन में है तो धन्यवाद, फिर तो कहानी है बाकी सब। सातवाहक वंश, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन है, तो सिमुक, लिख लीजिए सिमुक। सिमुक के बाद कौन आ जाता है, तो सिमुक के बाद हाल आ जाता है। और यह क्या था, योग्य था, योग्य शासक था। हाल के बाद कौन आ जाता है, तो हाल के बाद आ जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी आ जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उसके बाद कौन शासक आ जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद नेक्स्ट मतलब कि अगला शासक जो है ना, और अंतिम शासक बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। और इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका सातवाहक वंश समाप्त हो जाता है। और तब आ जाता है विदेशी आक्रमण। समझ में आई बात, तो यह पूरा हमने क्या किया, तो पूरा हमने रिकैप करा दिया। मगध महाजनपद पर कितना ने राजा शासन किया, तो मगध महाजनपद पर, इस जनपद पर लिख दो, इस जनपद पर 7 वंश की शासन रही, ठीक है, 7 वंश का शासन रहा, ठीक है, शासन रहा। समझ में आई बात। इसके बाद विदेशी आक्रमण हो जाती है, इसके बाद विदेशी आक्रमण, इसके बाद विदेशी आक्रमण, ठीक है। विदेशी आक्रमण कहाँ कहाँ, तो पहला हो गया इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक हो गया, हिंद यूनानी यह सब कहलाएंगे। दूसरा हो गया इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद में शंख हो गया, पहलव और कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, शक वंश, ठीक है, शंख वंश हो जाएगा। इंडो ग्रीक, शक, ISP के कोड बताए थे ना, इंडो ग्रीक, शक हो गया। उसके बाद में तीसरा पहलव हो जाएगा, पहलव, और चौथा हो जाएगा आपका कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक खूब पूछता है कनिष्क वगैरह के बारे में, ठीक है। कुडुल फंड फिशस जो है ना, यह इसके संस्थापक थे। अगला शासक जो है ना बीम फंड फिशस थे। तब उसके बाद में 78 BC कनिष्क आते हैं। और 105 BC जो है ना, यह क्या करते हैं, कैलेंडर की शुरुआत करते हैं, कनिष्क कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। शंख वंश वाला जो है ना चोरी कर लेता है इन कनिष्क कैलेंडर का। तो यह कहानी कल बताएंगे। बोलिए, यहाँ पर क्या किए हमने, रिकैप करा दिया। यह बात समझ में आई, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना जो है ना ब्रेन में रहना चाहिए, हमको भी यही सब ब्रेन में रहता है, ठीक है। तो चलो एक बार जो है ना शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहला बात कि सुनो, यदि कोई पूछता है कि मगध महाजनपद पर कितना राजों ने शासन किया, तो बताइएगा कि मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने शासन किया, जिसमें से पहला वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु आया, जो बिंबिसार का हत्या कर दिया, इसीलिए से प्रिंतुहंते या कुनिक कहते हैं। अगला शासक उदयन आया, पाटलिपुत्रा की राजधानी बनाया। और इसके बाद अगला शासक नागदशक आया, जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतिम शासक। उसके बाद में शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग का संस्थापक, वेरी सॉरी, बना रहिएगा, कल की क्लास हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है।